Good morning, everyone. This time I am taking the next topic of the chapter How do organisms reproduce? And the topic today I am taking is menstrual cycle. So, menstrual cycle is basically a series of cyclic changes that occurs in the female and in her ovaries and reproductive tract. So basically menस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये कुछ साइक्लिक चेंजेस होती हैं, साइकिल वाइज चेंजेस होती हैं। जो साइकिल बेसिकली 28 डेज़ का होता है, उसमें ओवरीज में चेंजेस आते हैं, साथ में उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आते हैं, ताकि वो उनमें मैच्योरिटी हो सके, ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सकें। उसको आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसकी स्टार्ट होने की जो एज होती है वो 12 to 14 ईयर्स होती है इन केस ऑफ फीमेल्स। और जो पैरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्क। ठीक है। सो मेनार्क क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है और वो 12 to 14 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है इन केस ऑफ फीमेल्स, जब वो प्यूबर्टी में आ जाते हैं। प्यूबर्टी मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी में आते हैं, जो आपने एड्स में पढ़ा होगा। सो मेनोपॉज क्या होता है, बेसिकली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है फीमेल्स में, उसको आप बोलते हो मेनोपॉज। और मेनोपॉज बेसिकली अप्रॉक्सीमेट एज जो होती है इसकी 50 to 55 ईयर्स होती है इन केस ऑफ फीमेल्स। अब 12 to 14 ईयर्स के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या फंक्शन रहेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद होने के बाद ये होता है, फीमेल जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाती हैं, दैट मीन्स उनमें प्रेगनेंसी तब हो सकती है। और मेनोपॉज के बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। सो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ़ायदे। और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम और डिफाइन करें तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डेज़ तक रहता है। दैट मीन्स हर मंथ ये अपना साइकिल कंप्लीट करता है। और इसकी जो साइक्लिक चेंजेस होती हैं वो बेसिकली 4 मेन फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज़ को आप बोलते हो फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज़। और फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज़ जो है बेसिकली देखा जाए तो पहला हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम पहला फेज़ लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सेकंड फेज़ लिया हुआ, तो यहाँ पे सेकंड फेज़ से बात करेंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा बड़ा है। तो सेकंड फेज़ जो होता है वो फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, जो 10 to 12 डेज तक रहता है। सो 10 to 12 डेज तक मैक्सिमम ये रह सकता है। और इस फेज़ में क्या होता है, FSH दैट मीन्स फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, वो हार्मोन रिलीज़ होता है। और रिलीज़ होने के बाद जो फीमेल्स की ओवरीज में प्राइमरी फॉलिकल दैट मीन्स इमैच्योर फॉलिकल जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। जैसे पिछली बार हमने टॉपिक जो पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने देखा था कि जो ओवरीज हैं वो इमैच्योर फॉलिकल्स की बनी होती हैं, जो मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती हैं। तो वो किसकी वजह से कन्वर्ट होती हैं, विद द हेल्प ऑफ FSH। कौन से फेज़ में होती हैं, फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज़ में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसमें और जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि जो एस्ट्रोजन लेवल होता है, जैसा आपको पहले का पता, फीमेल्स में 3 हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, आपने पढ़ा होगा। सो ये 3 मेन हार्मोन्स होते हैं। तो उसी तरीके से इसमें जो एस्ट्रोजन है, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या करता है, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को वो डेवलप करने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ वो एंडोमेट्रियम के एनलार्जमेंट में भी हेल्प करता है। और एनलार्जमेंट के साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। सो उसके स्टेप आपको अगले वाले फेज़ में पता चल जाएगा, जो है हमारा ओव्यूलेटरी फेज़। पहला हमने पढ़ा फॉलिक्यूलर स्टिम और प्रोलिफरेटिव फेज़ जो 10 to 12 डेज से रहता है। और इस फेज़ में प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ FSH। सेकंड आ गया ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या होता है, जब मैंने आपको बता दिया कि FSH जब इस फेज़ में फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या हो रहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा था, तो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी बढ़ा। और साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से बेसिकली क्यों लेवल बढ़ा, क्योंकि जो एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो एस्ट्रोजन का लेवल होगा वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज़ किया जिसका नाम था LH। ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फुल फॉर्म है। और ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ती है। सिक्रीशन बढ़ने के बाद यहाँ पे इस फेज़ में क्या होता है, एग रिलीज़ होता है। तो बेसिकली ओव्यूलेटरी फेज़ 14th डे में होता है या 15th डे में होता है। और एक बात और, जो एग रिलीज़ होता है उसका जो ड्यूरेशन होती है ज़िंदा रहने की, वो होती है 1 डे, दैट मीन्स 24 आवर्स। ठीक है। तो उस टाइम वो फ्यूज़ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे उसका जो ड्यूरेशन है, लाइफ ड्यूरेशन है, वो वहाँ पे
खत्म हो जाती है। तो ओव्यूलेटरी फेज में हमने क्या देखा कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट हुआ और वो रिलीज हुआ पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, और उसके साथ साथ एग रिलीज हुआ इसमें 14th डे में, और एग की जो बर्थ है दैट मीन्स जो उसका लाइफ स्पैन है वो 1 डे का होगा, दैट मीन्स 24 आवर्स। अब थर्ड फेज पढ़ेंगे हम आगे, फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। जो नेक्स्ट फेज़ है उसको आप बोलते हो ल्यूटियल फेज़ या सिक्रेटरी फेज़, और ये सिक्रेटरी फेज़ 12 to 14 डेज़ का होता है मैक्सिमम, और ये दैट मीन 16 to 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक चलता है। ठीक है, सो इस लेवल इसमें क्या होता है बेसिकली, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ने के बाद जैसा आपको पता ही है, फॉलिकल्स में से पहले फॉलिकल में से एग रिलीज हो गया था ओवुलेशन फेज में, सो जो वो खाली फॉलिकल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा येलो कनिकल एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, जिसको आप बोलते हो कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, बाद में एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको आप बोलते हो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आता है, आपसे पूछा जाता है विच ग्लैंड रिलीजेस प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। तो बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो रिलीज करता है उसको आप बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन से क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है उसकी एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा आपको पता है यूट्रस की इंटरनल लेयर को आप बोलते हो एंडोमेट्रियम, वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। एनलार्ज होने के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम होता है वो यूट्राइन मिल्क को भी वहाँ पे सीक्रेट करता है, जो बाद में जो एम्ब्रियो बना होता है उसकी इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। और इस फेज़ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि प्रॉपर वे में जो एम्ब्रियो होता है उसकी डेवलपमेंट में और उसकी इम्प्लांटेशन में, जब वो वहाँ पे अटैच हो जाता है, ये इन सब चीज़ों में ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन फंक्शन करता है। तो बेसिकली दोबारा से हाईलाइट करा दूंगा पॉइंट आपको, ल्यूटियल फेज़ क्या होता है 12 to 14 डेज तक रहता है, 16 to 28 डे तक, दैट मीन्स ये इसको कंप्लीट करता है साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और ये लास्ट फेज़ होता है देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा अलग वे में कराया है, बाद में इसको बताऊंगा क्यों करवाया मैंने। और उसके बाद आपका इस केस में क्या होता है, जैसा आपको बता दिया फॉलिकल्स में से पहले एग रिलीज हो गया था, तो जो खाली फॉलिकल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है, इम्प्लांटेशन में और एंडोमेट्रियम की एनलार्जमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि एग जब पहले के रिलीज हो गए होते हैं, अगर वो फर्टिलाइज करेंगे तो इस फेज़ में क्या होगा, जो थिकंड एंडोमेट्रियम होगा वो वहाँ पे फ्यूज़ होकर वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। और अगर बाय चांस एग फ्यूज़ नहीं हुआ और दैट मीन्स एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि एग डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स डेड हो जाएगा। और जब वो एग डेड हो गया तो फेज़ आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज़, और मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है 3 to 5 डेज़ का, और फर्स्ट डे से लेके ये 4th डे तक मेंस्ट्रुअल फेज़ के रहता है, दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज जो थी वो आपने पहले पढ़ी, और उसके बाद एक मिनट, तो प्रोलिफरेटिव फेज़ जो थी फॉलिकुलर फेज़ वो फर्स्ट था, सेकंड था सेकंड जो फेज़ आपका था वो था ओव्यूलेटरी फेज़, और ओव्यूलेटरी फेज़ के बाद जो नेक्स्ट फेज़ था वो था ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज़, और उसके बाद ये आ गया मेंस्ट्रुअल फेज़। तो दोबारा से एक बता दूंगा, मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होगा 3 to 5 डेज़ तक ये रहता है, और दैट मीन्स फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इसमें सब चेंजेस होना स्टार्ट होती हैं जो डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज होता है, और एंडोमेट्रियम यहाँ पे रप्चर करता है। रप्चर क्यों करता है, क्योंकि एग फर्टिलाइज हो ही नहीं पाता। जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो एंडोमेट्रियम रप्चर करेगा, और एंडोमेट्रियम जब रप्चर करेगा, डीजनरेट होना स्टार्ट करेगा, तो जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होगा वो वहाँ पे आ जाएगा, और उसमें जितने भी ब्लड वेसल्स होंगी एंडोमेट्रियम में वो उस ओवम के साथ वहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। सो दोबारा से फिर फर्दर प्रोसेस चलती है, और इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस फेज़ में क्या होगा 3 to 5 डेज तक रहता है, ये फर्स्ट फेज़ होती है। फर्स्ट फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़ है, सेकंड फेज़ फॉलिकुलर फेज़ है, थर्ड फेज़ ओव्यूलेटरी फेज़ है, और फोर्थ फेज़ है ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज़। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, और मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पहले आपको बताना ज़रूरी था कि पहले क्या क्या चेंजेस आएंगी, उस चेंजेस के बाद क्या स्टेप होगा। अगर आप डायरेक्ट ये देख लेते कि एंडोमेट्रियम रप्चर कर रहा है तो आपको शायद समझ नहीं आता। तो इसीलिए हमेशा आपने याद रखना है मेंस्ट्रुअल फेज़ फर्स्ट फेज़ होगा, सेकंड फेज़ फॉलिकुलर फेज़ होगा, थर्ड फेज़ जो होगा ओव्यूलेटरी फेज़ होगा, फोर्थ फेज़ होगा ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज़। ठीक है, सो ये 28 डेज़ का रहता है, और इस तरह से एंडोमेट्रियम डीजनरेट करता है। और एंडोमेट्रियम के साथ ब्लड क्यों रिलीज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स के साथ जब वो ब्लड वेसल्स डीजनरेट होती हैं तो वो अपने साथ 50 to
100 ml ऑफ ब्लड भी डिस्चार्ज करती हैं और उसके साथ अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होता है। सो ये था टॉपिक। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।